नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, लगता तो यही है कि देश में परीक्षाओं की भी इन दिनों कठिन परीक्षा चल रही है। नीट की परीक्षा सवालों के घेरे में है। नेट की परीक्षा रद्द हो चुकी है। देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी पर गंभीर सवाल है। सड़क पर नीट में कथित धांधली को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में अब सवाल है कि एनटीए पर जिस तरह से भरोसा कम हुआ है, उसकी बहाली कैसे हो। सवाल इसलिए क्योंकि एनटीए देश भर में 15 बड़ी परीक्षाएं आयोजित कराती है और ये सभी परीक्षाएं देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि परीक्षा की पवित्रता की बहाली के लिए क्या किया जाए और ऐसा क्या हो जिससे कि छात्रों का भरोसा परीक्षा की प्रक्रिया में लौट सके। तो आज एनटीए पर उठ रहे इन्हीं सवालों पर अपनी मेहमानों से हम करेंगे बात, समझेंगे कि देश में परीक्षाओं पर मंडरा रहे विश्वसनीयता के संकट को दूर करने का रोड मैप दरअसल क्या हो। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। एनटीए के सामने न केवल साख का सवाल है, बल्कि सवाल छात्रों के उस भरोसे का भी है जो नीट और नेट की परीक्षा पर लगे दाग के बाद धराशायी हो चुका है। नीट में कथित धांधली को लेकर सड़कों पर बवाल मचा है और अब इसे लेकर सियासत भी उबलने लगी है। ऐसे में सवाल है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर छात्रों का ट्रस्ट अब कैसे लौटेगा। फिलहाल तो देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है और परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कथित पेपर लीक से जुड़ा मामला अदालत में है। एनटीए के काम करने के तरीकों में सुधार के लिए सरकार भी कदम उठाने की बात कर रही है। शिक्षा मंत्री ने भी देश को भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले पर उनकी नजर है। एनटीए एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसके कामकाज स्वच्छंदता से चले जाए और बिना गैर जिम्मेवाराना हो जाए। एनटीए ने जिस तरह से अपनी साख गंवाई है, उसके बाद कई तरह के सवाल एजेंसी के सामने खड़े हैं। सवाल इसलिए क्योंकि एनटीए के पास देश के दूसरे बड़े एग्जाम कराने की भी जिम्मेदारी है। एनटीए देश भर में अलग अलग करीब 15 बड़ी परीक्षाएं आयोजित कराती है, जिसमें इंजीनियरिंग, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा एनटीए के पास यूजीसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल है कि अब जब एजेंसी के काम करने का तरीका ही सवालों में है, तो बाकी परीक्षाओं के लिए इस एजेंसी पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। एनटीए की कार्यप्रणाली पर जिस तरह के गंभीर सवाल हैं, उसे देखते हुए सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। सरकार टेस्टिंग एजेंसी के काम काज में सुधार के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन करने जा रही है। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद एनटीए के स्ट्रक्चर, उसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, डेटा सिक्योरिटी में बड़े बदलाव दिख सकते हैं। कुछ इंटरनल रिफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार उसमें गंभीरता से उस विषय को लिया है। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया जाएगा, एक्सपर्ट्स की कमेटी गठन किया जाएगा जो एनटीए की स्ट्रक्चर, उसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, डाटा सिक्योरिटी, ये सारा विषय को बहुत बारीकी से, आज भारत इतना बड़ा देश एक अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो परीक्षाएं होती है, यह 100% पारदर्शी हो, 100% जीरो एरर हो, उसके लिए आज सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन से इंटरनल रिफॉर्म एनटीए के क्या करना चाहिए उसको किया जाएगा। फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा आक्रोश को शांत करना है। छात्र नीट की परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सड़कों पर हैं। ऐसे में तमाम सवाल हैं जिनका संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला है। तमाम छात्रों को लगता है कि एनटीए ने अभी तक नीट धांधली में केवल और केवल लीपापोती ही की है। यही नहीं, अब तक ऐसा कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है जिससे छात्रों का भरोसा लौट सके और सड़क पर चल रहा संग्राम थम सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ है विक्रम विश्वास, जो कि फाउंडर हैं सक्सेस एजुकेशन पॉइंट के। उसके साथ ही राज काले जी हमारे साथ हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जितिन चावला जी हैं, जो कि करियर काउंसलर हैं। जितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वेद भूषण जी हैं, जो कि फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो इन सबसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल नीट को लेकर जो सवाल अब उठ रहे हैं, फिर से कैसे रेस्टोर किया जाए जो छात्र हैं उनका विश्वास। लेकिन उससे पहले आपको एक और खबर बता देते हैं कि दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना जरूरी होता है और इस साल इस परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। मगर परीक्षा के बाद से गड़बड़ी और पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। देश के ज्यादातर शहरों में नीट धांधली के आरोप लगाते हुए छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, रांची, लखनऊ और जम्मू समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। किसी को एनटीए से नाराजगी है तो वो इस संगठन को बैन करने की कई लोग मांग कर रहे हैं। किसी ने नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग उठाई है तो कुछ ऐसे भी हैं जो दाखिले के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। शहर शहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आज सामने आई है। चलिए, तो इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखा दी किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सबसे पहले विक्रम विश्वास जी के पास जाते हुए, जो कि फाउंडर है सक्सेस एजुकेशन पॉइंट के। विक्रम जी, आप अच्छे से जानते हैं कि बच्चों के लिए तैयारी करना नीट की परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उनके जीवन का लक्ष्य होता है कि इस परीक्षा में उन्हें सक्सेस प्राप्त हो और साथ ही साथ उनकी रैंकिंग काफी अच्छी है। इसके लिए लगभग कितने लंबे समय से आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, कब से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कितनी प्रतिबद्धता या फिर आप स्टूडेंट्स में देखते हैं इस एग्जाम को लेकर कितना सीरियसनेस होता है, आप बेहतर बताएंगे। जी मैम, सबसे पहले श्वेता जी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म से मुझे अपने बात रखने का मौका मिला। तो मैम, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ और पिछले 20 सालों से बच्चे मेरे पास आते हैं प्रिपरेशन के लिए, नीट के लिए। पूरे साल बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत हम भी कराते हैं बच्चों को। एज ए बायोलॉजी टीचर काफी मेहनत संघर्ष करते हैं हम बच्चों के साथ कि अच्छा रिजल्ट आए। अभी तक इतने सालों में जिन बच्चों के 650 तक आते हैं या फिर 620 मार्क्स आते हैं, उसे एक अच्छा स्कोर माना जाता है। 620 इज नॉट अ बैड स्कोर और 620 में बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। अभी लास्ट ईयर की अगर बात करें, लास्ट ईयर में 650 मेरे ही स्टूडेंट का आए थे, 650। रैंक बनी थी 6000 से 7000 के बीच में। वही इस साल 2024 में 650 650 जिस बच्चे के आए हैं, उसका रैंक बन रहा है मैम 22 से 25,000 के बीच में। यानी एक साल के अंदर इतने सारे पढ़ने वाले बच्चे कैसे आ गए बीच में। जहां लास्ट ईयर 650 में सिर्फ रैंक 6 से 7,000 थी, इस साल 22,000, 23,000, 24,000 रैंक। तो बच्चे काफी अपसेट हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं मैम जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। और अभी जो सरकार का फैसला है कि सिर्फ 1563 समथिंग बच्चों का रीनीट करेंगे जिनको ग्रेस मिला है, तो ये मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा फैसला है 24 लाख बच्चों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि बाकी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा फैसला आए सरकार के द्वारा, इसे रीनीट कराया जाए। बिल्कुल। राज काले जी, बिल्कुल आएंगे आपके पास। राज काले जी, ये बताइए कि ऐसे में जाहिर सी बात है कई बच्चों से लगातार हम संपर्क में हैं, हम बात कर रहे हैं और मेहनत लगती है, दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे, तब जाकर के बढ़िया रैंक आता है। और हर किसी का सपना होता है, खास करके मेडिकल में जो बच्चे जाना चाहते हैं, कि नीट उनका बढ़िया हो, उसमें उनकी रैंकिंग अच्छी हो। और उसके लिए कितनी मेहनत, कड़ी मेहनत लगती है, ये अभी बात ही हम कर रहे थे और स्टूडेंट से भी पहले बात की है। अब जबकि इस तरह की खबरें सामने आ रही है, आपको लगता है कि अगर दोबारा री एग्जामिनेशन की बात होती भी है तो बच्चे ये विश्वास कर पाएंगे कि इस बार जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं वो पूरी तरह से निष्पक्ष होगा हर मायने में? देखिए, मन में किंतु परंतु और किसी भी प्रकार का जंतु अगर आ जाए और विश्वास को ठेस लगे तो बहुत मुश्किल होता है विश्वास को दोबारा रीजनरेट करना। ऑलरेडी बच्चे परेशान हैं, डर का माहौल है और किसी भी बच्चे का जो पैरामीटर है वो है परीक्षा में कितने अंक आते हैं। ये पूरा गेम नंबरों का है, ये पूरा गेम मार्क का है। तो मैं तो इस सिस्टम के ही खिलाफ हूं। एजुकेशन सिस्टम, अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाएंगे
तो 1835 में ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन सिस्टम पैदा हुई थी ब्रिटिश लोगों के द्वारा, और उन्होंने नारा लगाया था कि जो भी पढ़ाई लिखाई करेगा उनको नौकरी हम देंगे। और उस नारे पे ब्रिटिश लोगों ने इतना काम किया कि आज भी घर घर में यही पढ़ाई लिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, आप डॉक्टर बनोगे, अच्छे मार्क्स लाओ। तो पढ़ाई लिखाई मार्क्स लाने के लिए है, पढ़ाई लिखाई समझदारी के लिए नहीं है। पढ़ाई लिखाई से कुछ खैर, आप तो बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं राज काले जी, क्योंकि आप पूरे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। उसके लिए तो सब कुछ बदलना पड़ेगा। अगर वैसे कहें तो आपको भी पता होगा, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, कि मॉन्टेसरी सिस्टम हमारे देश में कम जगह है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किया गया है। कई मॉन्टेसरी स्कूल्स खोले गए हैं जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात की जाती है, ना कि रटाने वाली जो विद्या रही है आज तक, कि रट रट के बच्चे पढ़ लेते हैं और नंबर ले आते हैं, तो उससे अलग कुछ किया जा रहा है। खैर, इस विषय में कभी और हम बात करेंगे, लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है उस पर हम जरा बात कर लेते हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस, जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइए कि एक के बाद एक ये जो एग्जाम ना हुआ, ये बवाल हो गया है आज हमारे देश में। देखिए, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रेस मार्क्स तो पहले से ही सवालों के घेरे में थे। पेपर लीक का मामला अब जो है वो इतना बड़ा हो गया है, बिहार से लोग पकड़े जा रहे हैं, गोधरा की बात सामने आ रही है। देखिए, अभी तक रिक्रूटमेंट स्कैंडल के अंदर ये तमाम तरह की गड़बड़ियां, घोटाले होते थे, परंतु बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है इस देश के लिए। इसलिए 2024 में हम एक एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विश्व में जाने की बात करते हैं, पर हम अभी तक अपने बच्चों को कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं दे पाए। ये एक बिल्कुल 100% क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, इसलिए एक ही दिन के अंदर बिहार के 13 अपराधी बोलूंगा मैं, चाहे वो कितने बड़े लेवल के लोग हैं, वो अपराधी हैं। उन्होंने ऐसा मिसकंडक्ट किया है कि जो अक्षम्य है, परंतु दुर्भाग्यवश जो अभी तक इस बारे में कानून थे वो बहुत कमजोर थे। चीटिंग के मुकदमे दर्ज होते थे, बेलेबल ऑफेंस, बेल मिल जाना। रिक्रूटमेंट जो नौकरी से संबंधित होते थे उनके अंदर अभी एक गवर्नमेंट एक बिल लाई थी, उसको एक्ट में नाम दे दिया गया, उसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। पर ये केवल नौकरियों के लिए जो आयोजित होते हैं एग्जाम, उनके लिए है। यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे बोर्ड है, तमाम तरह की जो परीक्षाएं नौकरियों के लिए होती है। परंतु ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर जो हमारे बच्चे हैं, जिस पर हम उम्मीद करते हैं कि देश का सारा कर्णभार है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे देश को आगे ले जाएंगे, पर जिस तरह से ये तमाम चीजें निकल कर आई है, ये हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सोशल मीडिया के लिए, तमाम के लिए शर्म की बात है कि हम एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं दे पाए। एनटीए के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, एनटीए की बिल्कुल, और ऐसे ही मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं सर, आपके पास आएंगे हम, लेकिन आपको बता दें कि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर भी हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। एक दो जगह पे क्वेश्चन पेपर के लिए लेके एक विसंगति ध्यान में आया कि पहले कुछ मिल गया क्या, थोड़ा कुछ लोगों के हाथ में चला गया क्या। एक प्रमुख घटना पटना में ध्यान में आई। पिछले कई दिनों से पटना की पुलिस उसकी तह तक पहुंची, उसकी अंत तक शायद अभी जो जानकारी मेरे पास है, पटना पुलिस इनको सारा विषय को संज्ञान में लिया है। कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसकी घटना को पूरा एक साइंटिफिक तरीके से उसको उन्होंने एक स्ट्रक्चर में खड़ा किया है। क्या क्या हुई है जानकारी भारत सरकार को देने वाला है। उसके ऊपर हम निश्चित रूप में, मैं आश्वस्त करता हूं, उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई कर ली जाएगी। जितिन चावला जी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद ये बताइए कि क्या स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि सर अब करे तो क्या करे आगे, क्योंकि कई जगह अब आगे जो है परीक्षा रद्द करने की भी बात की जा रही है, या फिर आगे का जो प्रोसेस है कॉलेज के लिए चुनाव का, काउंसलिंग की बात, उसको रद्द करने की बात की जा रही है, तो असमंजस में है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मतलब पूरा जो हुआ किसी तरह से, तो बहुत ही सैड भी है, और बच्चों में, पेरेंट्स में बहुत गुस्सा भी है, और मतलब काफ़ी चीज़ें जो चेंज करनी चाहिए। जैसे 3 मेन मुद्दे हैं। एक, बच्चों में फियर आ गया। नेक्स्ट बैच में मेरे पास बच्चे ऐसे आ रहे हैं, हम लोग रोज करियर काउंसलिंग करते हैं, जो कह रहे हैं कि भाई क्या हम अगली बारी नीट का तैयारी भी करें, क्या हम सोचे भी सही एमबीबीएस करने का। तो उनको हम इससे काम डाउन करेंगे।
सेकंड, ऑटोमेशन का यूज बहुत होना चाहिए। देखिए दुनिया भर में एग्जाम सैट होता है, जैसे कई कंट्रीज में होता है, लेकिन इस लेवल की धांधली इतना ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि सारा कुछ, सारी प्रोसेसेस ऑटोमेटेड होती हैं, हर चीज का चेक्स एंड बैलेंसेस है जो कि कहीं मिसिंग है। तीसरा, जहां एनटीए ने स्पेशली अभी के लिए, एनटीए ने एक जो अभी हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने भी एक कमेटी बनाई है, हाई पावर कमेटी, उसमें एनटीए के हेड ही उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। तो विच इज जस्ट अ जोक। मतलब आप जिसके अगेंस्ट आप कर रहे हैं, आपको उनके अगेंस्ट भाई एक अलग से एजेंसी, चाहे ईडी देखे या सीबीआई, क्योंकि कई करोड़ों का घपला भी हो सकता है इसमें। सो जबकि अभी मामला सब जुडाइस है। बिल्कुल। कई सर, जितिन जी, कई ऐसे सवाल है जो आपने मुद्दे उठाए लगातार, क्योंकि इसको जीएनटी एक मुहिम की तरह चला रहा है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर तमाम सवाल हमने उठाए। उसमें यह भी सवाल उठाया है कि भाई आपने उसी को जज बना दिया, उसी को आपने पैनल का हेड बना दिया देखरेख का, जिनके अंडर में ये सब कुछ हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से सरकार का बहुत जल्दी क्लीन चिट दे देना एनटीए को, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है यहाँ पर। विक्रम जी, ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अब जो आप लोग भी बात करते होंगे या सोचते होंगे कि ऐसे में, जबकि अब ये स्थिति है कि स्टूडेंट्स के बीच एक तरह से अनरेस्ट है, पूरा अनरेस्ट का माहौल है, सड़कों पर आप देख रहे हैं बच्चे उतर आए हैं और सीधे सीधे मांग कर रहे हैं भाई एनटीए को बैन कर देना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, सरकार की तरफ से क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखो सरकार की तरफ से ये जो आक्रोश है इसको शांत करने का एक ही तरीका है कि जो नीट है इसको दोबारा से करा जाए। नीट में इतना घोटाला हुआ, ये सबके सामने है, सबको पता है। लेकिन आप कह रहे हैं दोबारा री एग्जामिनेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई उनका समय बर्बाद होगा अगर फिर से ये सारी पूरी प्रक्रिया फिर से अगर कराई जाए तो। नहीं, इसको अगर हम 1 मंथ के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर इसको रीनीट करें तो इसमें कोई समय की बर्बादी नहीं है। और इससे पहले भी 5-6 साल पहले सबको पता है हमारे देश को कि दोबारा से नीट का पेपर हुआ था, क्योंकि पहले भी ये पेपर लीक हो चुका था। इतनी धांधलीबाजी हुई है इस बार 2024 में, सबको पता है। बिहार से 14 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें से कटिहार के 12 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 12 जले हुए क्वेश्चन पेपर का पाया जाना, सरकारी आवास में पूरी रात बच्चों को क्वेश्चन को रटवाना, क्वेश्चन को जो रटवाया गया वही क्वेश्चन सुबह आया। तो ये बात क्या दर्शाता है? एनटीए वालों को ये सब संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए। अगर ये सारी बातें झूठ है तो गिरफ्तारी क्यों हुई? कटिहार के 12 आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने क्यों करा? एफआईआर तो झूठी, एफआईआर तो पुलिस लिखेगी नहीं। इन सब बातों को देखना चाहिए एनटीए को। और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है रीनीट। जिन बच्चों के साथ धोखा हुआ, जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी, वो आज रो रहे हैं। मैडम, मैं एज ए बायो टीचर, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनके 650 आए हैं, उनके पेरेंट्स रो रहे हैं मेरे सामने कि सर हमने तो बेमतलबी तैयारी कराई, 650 में तो कोई कॉलेज नहीं। अभी तक 3 या 4 बच्चों के ही सिर्फ 720 आते थे, इस बार 67 बच्चों के आए हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखिए 2000, देखिए जहां तक एनटीए की बात है, नीट की बात है, 2016 से जब से ये परीक्षा करानी शुरू हुई थी, हार्डली 2 से 3 बच्चों का जो है, हाँ 2 से 3 बच्चे जो है, मैक्सिमम 4, तो वो होते थे, वो टॉपर्स होते थे। और अब मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, कह लीजिए कि 2016 के बाद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 बच्चे टॉप हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, सवाल जो है एम्स में बस एम्स में 55 सीट है, 55 सीट से एम्स में। तो मुझे एनडीए जवाब दे, जो 67 बच्चों के 67 बच्चों के आए हैं, तो उनमें से 55 सीट है आपके एम्स में, दिल्ली एम्स में। तो कौन कौन बच्चों को एम्स में मिलेगा? किसको आप और किस हिसाब से आप देंगे? बिल्कुल, अब उनकी ग्रेडिंग किस हिसाब से होगी ये भी वो बता दे। जी जितिन जी, आप कुछ कह रहे थे। एप्लीकेशन नंबर, हाँ वो कह रहे हैं एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन से कुछ भी एप्लीकेशन नंबर से इसका क्या मतलब है? जितिन जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए री एग्जामिनेशन शायद एक सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी। कई बच्चे दूसरी बारी, तीसरी बारी, इवन मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मतलब चौथी बारी दे रहा है, उसने बहुत जान ला, ही हैज गॉट 670, जबकि उसको पता है कि उसको वो कॉलेज नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए था, लेकिन he'll get a decent college। तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसा भी है जिसने मतलब कई सालों से दे रहे हैं और शायद उनके लिए फिर से देना एक और स्ट्रेस बन जाए और उनके लिए उनके कैसे मार्क्स आते हैं कैसे नहीं आते हैं एक चैलेंज बन जाए। हाँ, डेटा एनालिसिस करके समझा जा सकता है कि देखो बच्चों का कैसा 12th में स्कोर रहा, कैसा 10th में स्कोर रहा, और अकॉर्डिंगली बहुत हाई किसी का है तो उसकी जांच करी जा सकती है। तो हम डेटा को हम थोड़ा सा ना हम टूल्स यूज कर सकते हैं, हम एआई बेस्ड टूल्स यूज करते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई कहाँ कैसा हुआ। लेकिन सब कुछ जो करना होगा बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में करना होगा। जो भी डिसीजंस होंगे ट्रांसपेरेंट में होंगे। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं,
दे शुड बी ब्रॉट टू बुक ऑल्सो, क्योंकि इतना बड़ा मतलब इतनी हमारी बड़ी कंट्री है और इतने एकेडमिशियंस हैं, तो कहीं बिल्कुल। ना और कहीं ये नीट के बाद जिस तरह का जिस तरह की पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को होगी, वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। मेडिकल फील्ड में जाना, इस फील्ड में जाना और काम करना अपने आप में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा काम है। ऐसे में बच्चे आगे किस तरह से इस पूरे प्रक्रिया को लेते हैं, वो बिल्कुल हम चलेंगे। वेद जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए श्वेता, यदि निष्पक्षता की बात की जाए, मैं बिहार पुलिस पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, परंतु क्योंकि ये मामला पूरे हिंदुस्तान की पुलिस से जुड़ा हुआ है, तमाम डिफरेंट स्टेट्स के अंदर धांधलियां हुई हैं। गोधरा का आपने नाम लिया, बिहार का नाम लिया, हो सकता है दूसरे और स्टेटों। इसकी जांच सीबीआई के लेवल पर होनी चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक बड़ी टीम के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि ये बहुत पेचीदगी वाली इन्वेस्टिगेशन, तमाम बैंक अकाउंट, क्योंकि इसमें कैश बड़ी तादाद के अंदर मिला है। और जैसा अभी मेरे पूर्व पैनलिस्ट बताए थे, बड़ी भारी तादाद के अंदर इसमें पैसा इन्वॉल्व होने की संभावना नहीं, बिल्कुल कंफर्म है ये कि इस तरह की चीजें उसमें होती रही होंगी। तो तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करने, पूरे इंडिया से कलेक्ट कर रहे हैं, तमाम गवाहों के बयान लिखने हैं, कोर्ट के अंदर जाना है। और मेरा कहना है कि इसमें एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, जिससे कि दोबारा इस तरह की चीजें भविष्य के अंदर ना हो चुके। फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की बात है, सरकार का काम है कि किस तरह। लेकिन सर, ये भी है ना कि जांच निष्पक्षता से हो, ये भी एक अपने आप में सवाल है कि ये जांच भी जो आगे होगी वो निष्पक्ष तरीके से होगी, क्योंकि देखिए इसमें मंत्री संतरी सबके नाम सामने आ रहे हैं। किस तरह से ये पूरा मैटर राजनीतिक रंग ले रहा है वो भी हम जान रहे हैं। आएंगे आपके पास जितिन जी, लेकिन इस बीच देखिए, जो सभी चाहते हैं कि भाई सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। अब इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, किस तरह का कदम सरकार आगे उठाने का सोच रही है, जरा सुन लेते हैं। सर्वोपरि हमारे ऊपर एक जवाबदेही है। नीट के अंदर जो लाखों विद्यार्थी बहुत मेहनत से, जिस प्रकार की पृष्ठभूमि से, मध्यवर्गीय लोग, गरीब लोग, ग्रामीण लोग, छोटे शहरों के बच्चे, बड़े शहरों के बच्चे, ये सब लोग जो इस नीट परीक्षा को अपने मेरिट में पास किए हैं, उनकी हित हमारी सबसे ऊपर है। उनकी मन में कोई विचलन ना हो, कोई विचलित ना हो, कोई घबराहट ना हो, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सारे विद्यार्थियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार पारदर्शिता के लिए कटिबद्ध है। कोई भी गड़बड़ी को सरकार मंजूर नहीं करेगी। ये सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अपने एक निगरानी है, देश की जनता की निगरानी है, देश की मीडिया की निगरानी है। लेकिन कुछ विषयों को प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित सरकार को डील करने की आवश्यकता है। कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है, उस सारे विसंगतियों को मैं ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सरकार की ओर से लेते हैं। आने वाले दिनों में सारा विषय पारदर्शी तरीके से छात्रों की हितों को ध्यान में रख के किया जाएगा। हित में ध्यान रखिए, छात्रों के काम करने की बात की जा रही है। राज काले जी, आप ऐसे में क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे में अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो है ना, वो कलम जानते हैं, वो पढ़ाई लिखाई जानते हैं, वो तख्ता लेकर सड़कों पर उतरने के लिए नहीं है। ऐसे में आज वो मजबूर हो गए हैं कि उन्हें बैनर, पोस्टर्स लेकर, तख्ता लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फिलहाल सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी भी हाल में विश्वास को, न्याय प्रक्रिया को जिंदा रखना और उन तक वो संदेश पहुंचाना कि हमेशा न्याय होता है अपने देश में। क्योंकि जिन जिन लोगों ने दिल से पढ़ाई की है, जिन जिन लोगों ने वास्तव में परीक्षा के लिए तैयारी की है जी जान से, कहीं ना कहीं उन पे अन्याय ना हो। इसलिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है आज के स्थिति में, आज की परिस्थिति में विश्वास उनका जिंदा रखना। और उस विश्वास के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी न्याय व्यवस्था को कितना ज्यादा सख्त कर सकते हैं, इस विषय में बैठक लगा के कोई ना कोई पॉलिसी डिजाइन होनी जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट ही भारत का भविष्य है, विद्यार्थी ही भारत का भविष्य है। और ये भविष्य अगर आज विश्वासहीन हो जाए तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ये मैं कहना चाहूंगा कि कोई ना कोई सख्त कदम जरूर उठाया जाए। बिल्कुल। वैभव जी, यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से एग्जाम हो कि
फुल प्रूफ भी हो आगे विक्रम जी, और उसमें किसी तरह की दिक्कत भी ना हो, जिस तरह से अभी जितनी तरह की समस्याएं आ गई, पेपर लीक से लेकर तमाम ग्रेस मार्क्स, और फिर जैसे परीक्षा सेंटर्स में कम समय दिया जाना स्टूडेंट्स को लिखे जाने के लिए पेपर, तमाम तरह की चीजें जो सामने आई है। आपको क्या लगता है कंडक्ट जिस तरह से एग्जामिनेशन कराया जाता है उसमें कुछ बड़े सुधार की जरूरत है विक्रम जी? जी मैम, इसमें बहुत सारी सुधार की जरूरत है और इन एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हैं जो बीच में गड़बड़ी करते हैं। चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे स्कूल जिस सेंटर में एग्जाम हो रहा है वो सेंटर हो, या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो। जैसे कि मैंने अभी कहा कि भाई पूरी रात भर क्वेश्चन पेपर रटवाए गए बच्चों को, सबको पता है, और नेक्स्ट डे सेम क्वेश्चन पेपर आया। तो ये क्वेश्चन लीक कैसे हुआ, किसके पास आया, तो इसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर में एक ही सेंटर में से 6 बच्चे लगातार, एक ही सेंटर में से 6 बच्चे, 720 आउट ऑफ 720, ऐसे कैसे संभव हुआ? एनटीए वालों ने जब इनका रोल नंबर जो दिया, इन्होंने जो जारी किया, इनके सबके पीछे से इनके सरनेम गायब थे। सरनेम क्यों गायब हो गए? तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो घोटाला है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। नहीं, इस बार तो संज्ञान लेना चाहिए। ये तो बहुत ही ये जो पूरा मैटर सामने आया है इस बार तो हो ही इस बार जी। और रीनीट में बस एक चीज है, बस रीनीट में एक फायदा होगा, जैसे अभी सर ने कहा कि बहुत टाइम वेस्ट होगा बच्चों का, बहुत मेहनत करिए, ठीक है, लेकिन जिस बच्चे के मान लीजिए मैम 650 नंबर आए हैं, उसका रैंक बन रहा 22,000, 650 में, तो अगर दोबारा रीनीट होते हैं दोबारा, और उस बच्चे को मान लीजिए दोबारा 650 या 640 आते हैं, तो क्या उसका रैंक फिर से 22,000 या 25,000 होगा? नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर ट्रांसपेरेंसी से अगर एग्जाम होगा, उस बच्चे का रैंक आई थिंक उसके 6,000, 7,000 या 8,000 में रैंक आएगा। फर्क तो पड़ेगा जो बच्चा पढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए भी बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा, कोई प्रेशर तो नहीं आएगा, नो डाउट। ये तो मानने वाली बात है कि सब पे प्रेशर आएगा, रैंक सुधर जाएगा, रैंक सुधरेगी उसकी, रैंक सुधर जाएगी जी। वेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि देखिए परीक्षा को फुल प्रूफ करने की बात की जा रही है। बात सिर्फ इस बार की बात नहीं है, ये मसला इस बार पेपर लीक का मसला बहुत पहले से सामने आ रहा है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति रही है ये बचपन से हम देखते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज जिस समय हम कहते थे कि जमाना था, शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई थी, चौपट हो गई थी, कॉलेजों में ताले लग गए थे, प्रोफेसर्स को पैसे नहीं दिए जाते थे, तो बुरी हालत रही है। 45 पेपर लीक हुए, बिल्कुल, तो बुरी स्थिति रही है। तो ऐसे में देखिए अब आज के समय में देखिए वो समय गया और अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि बिहार से पर्चा लीक की खबर आती है। 30 बच्चों को कमरे में बिठा करके रटवाया जाता है आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो नीट परीक्षा में धांधली को लेकर बवाल लगातार जारी है, अब सड़कों पर संग्राम छिड़ गया है। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। सर, आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि बड़ा सवाल अब ये है कि हम आगे की बात करते हुए कि भाई अगर इसे फुल प्रूफ करने की हम बात करें, परीक्षा को फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए ताकि जो बच्चे हैं आगे उनका भी जो विश्वास है वो रेस्टोर हो इस पूरी प्रक्रिया में। बिल्कुल श्वेता, अभी आप नाम ले रहे थे बिहार का, जहां सबसे बड़ा स्कैम हुआ है रैंक फॉर जॉब स्कैम। अभी आपने पूर्व प्रवक्ता नाम लिया झज्जर का, वहां के सीएम 10 साल की सजा हुए टीचर्स घोटाले के अंदर। वेस्ट बंगाल के जो नौकरी के जो घोटाला हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है। ऐसे हालात में जो बड़ी मछलियां हैं, मैंने अभी सीएम का पूरा परिवार, आपका बिहार का जिक्र है, पूरा परिवार उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ऐसे हालात में जो बड़ी मछलियां हैं उनको टारगेट करना है। छोटे आप किसी को भी पकड़ के बंद कर सकते हैं, परंतु जो एस्केप बोट है, जो रूट है, वो बच के ना निकल जाए, ऐसे ड्रकोनियन प्रोविजन देने पड़ेंगे, तभी इस तरह की चीजों पर चेक एंड बैलेंसेस रह सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। स्पेशली जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के एग्जाम होते हैं, विदेशों में लोग मजबूरी में एडमिशन नहीं होता था, विदेशों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके अपने बच्चों को इंडिया में ही बेस्ट एजुकेशन वो दे सके। परंतु जो होनहार बच्चे हैं, जो काबिल बच्चे हैं, चाहे वो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, उन तक उनको कॉन्फिडेंस पहुंचना चाहिए। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बड़े शहरों के बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, उन छोटे रिमोट एरियाज की बात करना चाहूँ। बिहार से है, चाहे वो हरियाणा से है, चाहे वेस्ट बंगाल से है, जो उनका कॉन्फिडेंस बच्चों का हिलता है कानून से, देश के सिस्टम से, वो सबसे बड़ा एक खतरनाक है हमारे देश के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारी कानूनी प्रक्रिया के लिए। तो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी बड़ी डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उसमें तमाम बैंक डिटेल्स लिए जाने हैं, कॉल डिटेल्स खंगाली जानी है, इंट्रोगेशन किए जाने हैं। और मेरा कहना है कि जितने मैक्सिमम
जितनी अरेस्ट हो सकती है उसके अंदर अरेस्ट हो, इस केस को एक एग्जाम्पल के तौर पर पूरे इंडिया देख सके, विदेश देख सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह 23-24 लाख बच्चे बैठते हैं, चाइना में 10 गुना बच्चे बैठते हैं। आज तक कोई भी वहाँ इस तरह की शिकायत नहीं आती। यूपीएससी का मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि यूपीएससी में इस तरह का पेपर लीकेज नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ उनका एक रिमार्केबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो हम सबको देखना चाहिए कितने पेजेस के अंदर एग्जाम कराया जाए, परंतु फुल प्रूफ होना चाहिए और हम कर बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबका कंसर्न है सर, सबका कंसर्न इस वक्त यही है कि अब आगे परीक्षा जो है वो फुल प्रूफ होनी चाहिए। स्टूडेंट्स यही चाहते हैं, अभिभावक यही चाहते हैं। ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर परीक्षा को फुल प्रूफ आखिर कैसे किया जाए, इस पर सरकार क्या सोच रही है और करने वाली है, इस पर भी शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। जब देखो प्रजातंत्र में जो चीज सच है उसको सच को बताना चाहिए। हमें, मैंने कहा कि विनम्रता के साथ हमारी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन किसकी करनी है? स्टूडेंट्स की करनी है, छात्रों की करनी है, उनके अभिभावकों की चिंता करनी है। इसलिए अगर हमने कुछ कहा, इसमें भ्रम सृष्टि हुआ, उसमें मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को कोई द्विधा नहीं है। बाकी मैंने उसी दूसरे दिन ही कहा था कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, उसको अगर दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और हम उस विषय में कायम है। इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाना हमारी दायित्व है और आने वाले दिनों में ऐसे गड़बड़ी ना हो, जीरो एरर की व्यवस्था हो, इसकी भी हम लोग दायित्व लेंगे। विक्रम जी, एनटीए को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उसी को लेकर उसी के रिफॉर्म की बात हो रही है, लेकिन इसमें देखिए एनटीए 15 बड़े एग्जाम्स करवाती है हमारे देश में। ऐसे में जिम्मेदारी बहुत बड़ी है उन पर, और हमारा भविष्य, जो हमारे छात्र हैं, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, जो लगातार दिन रात मेहनत करके इन कठिन एग्जाम्स को पास करती है, नंबर लाती है मेहनत करके, उनके सामने अगर इस तरह की चीजें आ जाएं जो अभी हुई है, पेपर लीक से लेकर ग्रेस मार्क्स और तमाम तरह की चीजें, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और कहीं ना कहीं पूरी संस्था पर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो बच्चों का मैम देखो मनोबल टूट जाता है। इस साल जो बच्चे मेरे से तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, उनका मोरल इतना डाउन है। बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर हमारे 650 भी आ जाए या 670 और अगर यही कहानी चलती रहे तो हमें तो आने वाले साल कोई सीट नहीं मिलेगी। तो बच्चों का मोरल बहुत डाउन होता है। जो भरोसा है एनटीए को अब बोलने लग गए नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। अब इस एजेंसी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इतना घोटाला के बाद भी इसके ऊपर कोई विचार नहीं हो रहा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ये रीनीट के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा, जो मेरे हिसाब से लेना चाहिए सारी चीजें। बिल्कुल। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो आगे के लिए मतलब सिस्टमेटिक चेंजेस चाहिए, जिससे कि एक सबको कॉन्फिडेंस भी आए। नीट 2 बार ही हो सकता है, जैसे जेई का पेपर भी 2 बार ही होता है। उससे बच्चों को भी स्ट्रेस कम होगा और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी करने की। दूसरा, नीट के भी 2 स्टेजेस हो सकते हैं। जैसे अगर सपोज सेकंड स्टेज को मतलब और अच्छा वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम होंगे और उसका और कंट्रोल एनवायरनमेंट हो। तो नीट के 2 स्टेजेस अगर हो जाएंगे तो उसमें भी आशा है कि भाई इस तरह की धांधली नहीं होगी। तो सिस्टमेटिक चेंजेस होने चाहिए। दूसरा, जो भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको करके और एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी बच्चों में ट्रस्ट आएगा, तभी पेरेंट्स में ट्रस्ट आएगा और तभी आगे इस तरह का। लेकिन आपको लगता है कि ये क्या इतनी मतलब छोटी बात है? जैसे वेद जी बता रहे थे कि इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो निष्पक्षता के साथ जांच, और जांच में जो छोटी मछलियां हैं वो नहीं, जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। क्या ये सब इतना सरल लगता है? जितिन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगता है कि अभी मतलब अभी भी धीरे धीरे, क्योंकि सबसे पहले आया था कि हाँ 67 स्टूडेंट का परफेक्ट स्कोर आया है, फिर झज्जर के सेंटर का आया, फिर ग्रेस मार्क्स का आया। तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई ये पहल, बट धीरे धीरे जैसे जैसे बातें खुली तभी जाके रिस्पॉन्सेज आए, और वो भी डिलेड रिस्पॉन्स, मतलब काफी देर बाद रिस्पॉन्स आए। तो अभी एकदम से गवर्नमेंट एजेंसीज को हरकत में आना चाहिए। जो भी कल्प्रिट्स हैं दे शुड बी बुक्ड इमीडिएटली अंडर रेलेवेंट लॉज।
एक सुप्रीम कोर्ट के या अच्छे रिटायर्ड जज जो कमेटी का पार्ट होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के अलावा एकेडमिशियंस पार्ट होने चाहिए। काफी जगह ये देखा है कि एकेडमिशियन है ही नहीं पार्ट प्रोसेस का, तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है भाई। जब तक एकेडमिशियंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, चाहे पेपर कंडक्ट करना हो, चाहे अभी की भी जांच हो, आई थिंक कर नहीं पाएंगे। और ये कैसे संभव है, बीच में बात करी गई थी कि भाई ये क्वेश्चन एक बुक में अलग है, दूसरी बुक में अलग है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कमी रही है, उस चीज के क्वेश्चंस बनाने में भी कमी रही है। वो भी एनटीए के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि भाई कैसे बनाया। यूजीसी नेट का एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया, तो मतलब ये तो एक के बाद एक बिल्कुल ही राज काले जी, आपको क्या लगता है कि वाकई इसमें एकेडमिशियंस की भूमिका बड़ी हो जाती है और उनको इसमें शामिल करना जरूरी है इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? जी मैडम, मैं थोड़ा सा जड़ से बात करना चाहूंगा। जी जी। कि मार्क्स का गेम है, नंबर्स का गेम है, कि ज्यादा से ज्यादा अंक, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। आखिर ये बच्चों में डर क्यों है, इस जड़ तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि प्रक्रिया, कानूनन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लूफॉल है और उसी का फायदा उठाकर कुछ ना कुछ किया जा रहा है, जो अभी चल रहा है भारत में। ये डर, इस डर को जड़ से मिटाना जरूरी है। शिक्षा का इस्तेमाल जब तक अंकों में रहेगा, शिक्षा का इस्तेमाल जब तक अंक आएंगे और तब मुझे जाके न्याय मिलेगा, अंक आएंगे तब जाके मुझे एम्स में या कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा, ये अंकों का जो गेम है, इसके ऊपर सरकार ने कुछ ना कुछ सोचना जरूरी है। क्योंकि अन्यथा ये कुछ ना कुछ होते ही रहेगा, गलत काम। और पैसे वाले जो पैसा धन कमा रहे हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन की प्रक्रिया कुछ और होनी चाहिए, ना कि नंबर बेसिस पे होना चाहिए। यस, मैं यही बोलना चाहता हूं। क्योंकि मैंने मेरे जीवन में अभी तक जितने स्टूडेंट लोगों को मैंने पढ़ाया, मेरी एक छोटी इंस्टीट्यूट है, तो मैंने देखा है जिनके नंबर्स भी कम आए लेकिन वास्तव जीवन में वो काफी आगे निकल चुके हैं। ऐसा मैंने कई केसेस में देखा है। तो बच्चों का मनोबल ये बताना जरूरी है कि विक्रम जी बेहतर इस बात पर कुछ बोल सकते हैं। सर, आप इस पर बेहतर बोल सकते हैं। देखिए, हम सभी उसी प्रक्रिया से पढ़कर आए हैं जहां पर नंबर मैटर करता है। फर्स्ट डिविजनर कौन है वो देखा जाएगा, वो कितना जानता है ये नहीं देखा जाएगा। उसके नंबर ज्यादा हैं यानी कि वो अच्छा स्टूडेंट है। अगर किसी के नंबर कम है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज वो ज्यादा क्लियर है, क्लैरिटी उसके दिमाग में ज्यादा है, तो उसे बेहतर या अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जाएगा। विक्रम जी। मैम देखिए, दो तरह के एग्जाम होते हैं। जो सीबीएसई होता है दैट इज रेक्टिफिकेशन, हमें पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। बच्चा लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा, कई बच्चे होते हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग पूरी है, सब कुछ उनको पता है, लेकिन उस बात को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कागज में लिख नहीं पा रहे। लेकिन उसी चीज को जो अब हम नीट का पेपर देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसमें हमें ये नहीं देखना कि बच्चे को कितना रट्टा मारा हुआ है। बच्चे की हमें अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर चुका है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो वहां पे आपको रिटर्न का तो कुछ नहीं होता, जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जस्ट आपको टिक लगाना है। तो इस मैटर में तो इवैल्यूएशन, मेरे ख्याल से इवैल्यूएशन बिल्कुल सही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बच्चा आगे एमबीबीएस की जो 5 साल की पढ़ाई है वो बच्चा करेगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, ये इवैल्यूएशन तो है। बिल्कुल, और ये बात जरूरी है। और इसीलिए तमाम चीजों, रिफॉर्म की अगर बात हो रही है तो ये भी अब वक्त आ गया है और वक्त की नजाकत है। सरकार को भी ये समझना होगा कि एनटीए में भी रिफॉर्म की जरूरत है। इसको लेकर भी हमने बात की है। क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने, एक बार जरा सुन लेते हैं। देखिए, अभी कुछ ध्यान में आया कि एनटीए में जिस प्रकार की काम होते हैं, जिस प्रकार की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है, पिछले साल एनटीए में 1,30,00,000 बच्चे पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए इंटरव्यू परीक्षा देने आए हैं। इस साल अब तक 80 लाख लोग परीक्षा दे चुके हैं। एनटीए एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसकी कामकाज स्वच्छंदता से चले जाए और बिना गैर जिम्मेवाराना हो जाए। कुछ इंटरनल रिफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार उसमें गंभीरता से उस विषय को लिया है। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया जाएगा, एक्सपर्ट्स की कमेटी गठन किया जाएगा, जो एनटीए की स्ट्रक्चर, उसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, डाटा सिक्योरिटी, ये सारा विषय को बहुत बारीकी से, आज भारत इतना बड़ा देश, एक अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो परीक्षाएं होती है, यह 100% पारदर्शी हो, 100% जीरो एरर हो, उसके लिए आज सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन से
इंटरनल रिफॉर्म एनटीए के क्या करना चाहिए उसको किया जाएगा। वेदभूषण जी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, आप लंबे समय से, चूंकि आप एसीपी भी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में, आप ये बताइए कि ये जो लंबे समय से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, पेपर लीक का मामला हो लंबे समय से, या फिर इस तरह से लोगों को पकड़ा जाना जो कि किसी और के बदले बैठ करके परीक्षा दे देते हैं, तो इस तरह के रैकेट्स, इस तरह के गैंग जो ऑपरेशनल है अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, राजस्थान से खबर आई, बिहार से खबर आई, उत्तर प्रदेश से आती रहती हैं, तो आखिर इनको कंट्रोल कर पाना इतना मुश्किल क्यों रहा है? देखिए श्वेता जी, ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो रिमोट एरियाज के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं, अब जो एनटीए है उसका ऑफिस दिल्ली में है, उसको आउटसोर्स करना पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, उनके रहमो करम पर वो तमाम सिस्टम है। जैसा मेरे पूर्व प्रवक्ता बताए थे, उसमें कई तरह की चेन है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, कौन इन्विजिलेटर्स होंगे, कौन उस पेपर्स को तैयार करेगा, कहाँ पर प्रिंटिंग होगी, तो बहुत सारे लूपहोल्स हैं, उसको लूपहोल्स को भरने की जरूरत है। और उसके लिए जैसे यूपीएससी जिस तरह के कमीशन के तहत जिनको बहुत वाइड पावर्स होती हैं अपनी पावर्स को एंटरटेन करने की, परीक्षाओं को सफलतापूर्वक करने की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इस तरह की एक पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करना चाहिए, वक्त रहते करना चाहिए, जिससे कि दोबारा इस तरह की चीजें ना हो सके। उसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से मैंने अभी आपको पहले बताया, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट आया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का सजाए है और फाइन है और 10 साल तक की सजा है उसके अंदर। इस तरह के अनफेयर मीन्स के अंदर भी जहाँ लीकेज के संबंध है, पेपर की कॉपिंग होती है और तरह से प्रिविलेज होते हैं, उनके लिए भी सरकार को पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास करना चाहिए जिसमें डेटरेंट पनिशमेंट हो, एक मैसेज जाए कि यदि इस तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश भी की तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, जो अब तक नहीं है। जो प्रेजेंट लॉज है, इंडियन पेनल कोड और तमाम जो लॉज हैं, उनके अंदर इस तरह की खामियां हैं, कमियां हैं कि वो बेल ले जाते हैं, पैसा के बाहुबली होते हैं, लोकल लेवल पर उनका इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं। मैंने भी आपको कनेक्शन भी बताया कि किस पढ़ने पढ़ाने की चीज में जब राजनीति घुस जाती है, जब पॉलिटिक्साइज सारी चीजें हो जाती हैं, तो किस तरह से सारी चीजें निकल कर आती हैं और उलझी भी दिखाई देती है, वो अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि राजनीतिकरण ना हो इस पूरे मुद्दे का और जल्द से जल्द कोई ऐसा सॉल्यूशन सरकार निकाले ताकि आगे छात्रों को भविष्य में इस तरह की दिक्कत सामने ना आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।